हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 5 चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण जो हिंदी ग्रामर से लिया गया है उसे पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम भाषा के संबंध में बहुत कुछ पढ़ते आए हैं। अब हम जानेंगे कि भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी। यहाँ दिए गए चित्र भाषा के विकास की कहानी कहते हैं। प्रारंभ में जब भाषा नहीं थी तब मनुष्य इशारे से अपने विचारों को व्यक्त करता था। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पत्थरों, चट्टानों पर कुछ संकेत या चिन्ह बनाने आरंभ कर दिए। इन संकेतों की सहायता से विचारों का आदान प्रदान कुछ सरल हो गया था। बच्चों, जैसे हम पिक्चर में देख रहे हैं कि बहुत समय पहले जो मानव थे वो अपनी भाषा का प्रयोग नहीं कर पाते थे। उन्हें जब कुछ कहना या बताना होता था तो वो पत्थरों पर चिन्ह या संकेत देकर बात किया करते थे। जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया वैसे वैसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक साधन की आवश्यकता अनुभव हुई, जिसके फलस्वरूप भाषा बनी। आज समाज में भाषा का विशेष महत्व है। मानव ही नहीं, पशु पक्षी भी अपने भावों का अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन उनकी भाषा मानव समाज से अलग है। वे विभिन्न आवाज़ों द्वारा अपनी भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भाषा की रचना कर अपने भावों का आदान प्रदान करता है। बच्चों, जैसे आज हर किसी की एक भाषा और बोलने का तरीका है, पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बोल सकता है, मतलब भाषा अपनी बता सकता है कि हम क्या कह रहे हैं। जानवरों और पक्षियों की भी आवाज़ें हैं, पर उनकी बात हम नहीं समझ सकते। धीरे धीरे समाज में भाषा का विचार आदान प्रदान होने लगा। भाषा के रूप विद्यालय में आयोजित भाषण प्रतियोगिता में मानसी ने बहुत सुंदर और प्रभावशाली भाषण दिया। भाषण सुनकर अध्यापिका और अन्य छात्र छात्राओं ने उसे बधाई दी। इस प्रसंग में मानसी ने बोलकर अपनी बात लोगों तक पहुंचाई और अध्यापिका तथा छात्र छात्राओं ने सुनकर उसे बधाई दी। यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। तो बच्चों, जो बात हम बोलकर या बताकर सामने वाले को बोलते हैं तो उसे हम मौखिक रूप भी कहते हैं। घर पहुंचकर मानसी ने विद्यालय का सारा किस्सा पत्र में लिखकर अपनी सखी आरुषि को भेज दिया। पत्र पढ़कर आरुषि बहुत खुश हुई और उसने भी पत्र लिखकर मानसी को बधाई दी। यह भाषा का लिखित रूप है। बच्चों, हम अगर किसी पेपर या कागज़ में कुछ लिख रहे हैं और उसमें अपनी बात बताने जा रहे हैं तो उसे हम लिखित रूप कहते हैं, यानी लिखने की भाषा को हम लिखित रूप कहते हैं। इसकी दो भाषाएं हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। साथ ही भाषा के 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इन्हीं कौशलों का प्रयोग भाषा के दोनों रूपों में किया जाता है। तो बच्चों, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 कौशल प्रयोग भाषा होते हैं जो दोनों रूपों में किया जाता है। बोलना और सुनना भाषा के मौखिक रूप के अंतर्गत आते हैं। लिखना और पढ़ना भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत आते हैं। मतलब जो भाषा हम लिखते हैं वो लिखित रूप में बताया जाता है और जो भाषा बोलकर बताते हैं उसे मौखिक रूप के अंतर्गत आता है। आइए, बोली भाषा का मुख्य रूप बोली कहलाता है। यह सीमित अथवा बहुत कम क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें प्राय साहित्य की रचना नहीं की जाती। मैथिली, राजस्थानी, बुंदेलखंडी आदि कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के भिन्न भिन्न भागों में किया जाता है। बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा कि भाषा का मौखिक रूप बोली है, ये सीमित अथवा कम क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी बहुत सारी जगहों पे ये बोला नहीं जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं होती हैं, जैसे मैथिली, राजस्थानी, बुंदेलखंडी आदि
कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के भिन्न भिन्न भागों में यानी अलग अलग देशों में किया जाता है। भारत में पहले 18 भाषाओं का संविधान द्वारा मान्यता मिली थी, परंतु अब उनमें 4 बोलियां और जोड़कर उन्हें भी भाषा का रूप दे दिया गया है। वे 4 बोलियां जो अब भाषा के रूप में मान्य हैं इस प्रकार हैं: बोडो, डोगरी, मैथिली तथा कोंकणी। इस प्रकार अब भारत में 22 भाषा संविधान द्वारा स्वीकृत है, यानी भारत में हम 22 भाषाओं द्वारा बात कर सकते हैं। ये 22 भाषा कौन कौन सी हैं, आइए पढ़ते हैं। ये 22 भाषा हैं असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ और कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषा हैं, जो 22 भाषाएं हैं। हमारे भारत में कुल 22 भाषाएं द्वारा बातचीत की जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। लिपि, भाषा बोलते समय जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं उनकी ध्वनियों को लिपि के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं, यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। अर्थात भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि क्या है बच्चों? देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि रोमन, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू फारसी, संस्कृत देवनागरी, मराठी देवनागरी और गुजराती देवनागरी। तो बच्चों, हम इस प्रकार लिपि को भाषा में अलग अलग रूप से पहचान सकते हैं, या ये कहिए कि जो भाषाएं हैं उनके द्वारा हम लिपि को भी बना सकते हैं या बता सकते हैं। लिपि अर्थात भाषा के लिखित रूप द्वारा किसी भी भाषा के साहित्य को अमूल्य धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। मतलब भाषा के जो लिखित रूप हैं उनके साहित्य को, मतलब पुराने समय में जो अमूल्य धरोहर है उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी? 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और तभी से पूरे भारत में हर वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के साथ साथ 21 अन्य भाषाएं भी शामिल है। तो बच्चों, हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी? 14 सितंबर 1949 को, और ये हर वर्ष बनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण, बोलते, लिखते अथवा पढ़ते समय जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह शुद्ध है या नहीं, इसका ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। व्याकरण ही वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। आइए कुछ उदाहरण देखें। मीरा गाना गा रही है, यानी मीरा गाना गा रही, ये वर्ड गलत है क्योंकि मीरा गाना गा रही है। कल जाना है मुंबई मुझे, ये वर्ड व्याकरण में नहीं है, ये उल्टा है। मैंने तेरे से नाराज हूँ, टरक हरीश डिब्बा बंदर। तो बच्चों, ये जो चारों उदाहरण हम पढ़े, उन चारों उदाहरणों में देखा कि सभी में कुछ ना कुछ अशुद्धि है। पहले उदाहरण में लिंग संबंधी अशुद्धि है कि मीरा गाना गा रही है, जब यहाँ लिखा था कि मीरा गाना गा रहा है। आइए दूसरे उदाहरण में पद क्रम संबंधी अशुद्धि है, अर्थात शब्दों का सही क्रम में प्रयोग नहीं किया गया है। मुझे कल मुंबई जाना है, जबकि वहाँ पे अशुद्ध शब्द लिखे हुए थे। और हमारा तीसरे उदाहरण में शब्दों का अशुद्ध प्रयोग किया गया है। मैं तुमसे नाराज हूँ,
चौथे उदाहरण में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं। ट्रक, हरीश, डिब्बा, बंदर आदि। जो हम पहले उदाहरण देखा था उसमें अशुद्धियां थी और ये उदाहरण जो है हमारे शुद्ध हैं। ये कहाँ से आता है? हमें व्याकरण के द्वारा शुद्धियां मिलती हैं। क्या आप जानते हैं कि उपयुक्त सभी अशुद्धियों के सही स्वरूप का ज्ञान हमें कैसे हुआ? इसका ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा हुआ। व्याकरण ही हमें सिखाता है कि किस तरह से हम सही वाक्य तथा सही शब्द बोलें और लिखें। हर भाषा के कुछ नियम होते हैं, इनका पालन करने से ही भाषा शुद्ध रूप में बोली और लिखी जा सकती है। व्याकरण से ही हमें इन नियमों का सही जानकारी मिलती है। बच्चों, अगर हमें व्याकरण के बारे में पता होगा तो हम शुद्ध रूप से बोल सकते हैं और उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर हमें व्याकरण की जानकारी नहीं होगी तो हमारे शब्द अशुद्ध होंगे, जो हमने अभी पढ़ा था। आइए, इस प्रकार भाषा का शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। आइए दोहराते हैं। सभ्यता के विकास के साथ साथ भाषा का विकास हुआ। केवल मनुष्य ही भाषा का निर्माण कर सकता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली में प्राय साहित्य नहीं लिखा जा सकता। भाषा के जिस रूप में लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा बनी। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के अलावा 21 अन्य भाषाएं भी स्वीकृत हैं। भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ओके बच्चों, थैंक यू। बच्चों, अभी हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया, मतलब चैप्टर हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो आइए हम बुक एक्सरसाइज फिल कर लेते हैं और उसे एक बार समझ लेते हैं। आइए, फर्स्ट है हमारा भाषा के कितने कौशल हैं, नाम लिखिए। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। भाषा के 4 कौशल हैं, उनके नाम सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। अब हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। भाषा में व्याकरण का क्या महत्व है? हमारा आंसर है, भाषा में व्याकरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि बोलते, लिखते और पढ़ते समय हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह शुद्ध है अथवा नहीं, इसका बोध हमें व्याकरण से होता है। अर्थात व्याकरण द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना तथा लिखना सिखाते हैं। इसलिए भाषा में व्याकरण के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। तो ये बच्चों सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। आइए आगे बढ़े हम लोग। रिक्त स्थान भरते हैं। क, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के रूप में सन में स्वीकार की गई। तो बच्चों कौन से सन में? 1949 में। हमारा आंसर 1949। अब हम ख में आते हैं। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? प्रतिवर्ष 14 सितंबर को। ग, हमारे संविधान में 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। हमारे संविधान में कितनी भाषा स्वीकृत हैं बच्चों? 22। घ, पंजाबी भाषा की लिपि
गुरुमुखी है। कौन सी लिपि है? गुरुमुखी। ड़, लिपि भाषा का लिखित रूप है। कौन सा रूप है बच्चों? लिखित रूप। फोर्थ क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में सही यानी स्माइल और गलत में अन्य स्माइल का निशान लगाएंगे। आइए इसे पढ़ लें। ख, गुजराती भाषा की लिपि देवनागरी है। तो बच्चों स्माइल फेस आएगा या अनस्माइल? हमारा आंसर आएगा स्माइल में, क्योंकि यह क्वेश्चन हमारा सही है। अब आगे बढ़ते हैं। ख, बोली का क्षेत्र विस्तृत होता है। तो बच्चों कौन सा फेस बनेगा? आइए देखते हैं। अनस्माइली, ये रॉन्ग है, तो हमारा फेस अनस्माइली हो गया। ग, लिपि में साहित्य लिखा जाता है। तो बच्चों ये सही है या गलत? ये सही है, तो ये स्माइल कर रहा है। अब घ में आते हैं। व्याकरण हमें केवल शुद्ध बोलना सिखाता है। तो ये सही है या गलत? ये गलत है, तो हमारा फेस अनस्माइली हो गया। बच्चों हमने कुछ बुक से क्वेश्चन आंसर लिए हैं, तो उसे हम बोल लेते हैं और पढ़ लेते हैं। बच्चों जो हमने बुक से क्वेश्चन आंसर लिए वो ये हैं। क्वेश्चन 1, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। अब सेकंड क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हमारा उत्तर है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो बच्चों ये बुक एक्सरसाइज एक्सप्लेन और हमने कुछ जो क्वेश्चन आंसर लिए थे वो हमने करा दिया। तो बच्चों थैंक यू।